नमस्कार। दिल्ली में आज की सबसे बड़ी खबर एमसीडी से है। स्थायी समिति की कमान एक बार फिर भाजपा के हाथ में है और सत्या शर्मा लगातार दूसरी बार स्थायी समिति की अध्यक्ष चुनी गई है। लेकिन अब असली सवाल ये है कि क्या अगले एक साल में एमसीडी दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याओं, कूड़ा, सफाई और कुत्तों की समस्याओं पर कोई बड़ा बदलाव ला पाएगी? क्योंकि उपराज्यपाल ने अधिकारियों को साफ चेतावनी दी है। पुराना कूड़ा हटाने के बाद अगर नया कूड़ा उसी रफ्तार से जमा होता रहा तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इधर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के टोल टैक्स और ईसीसी टेंडर में करीब 500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाकर स्थायी समिति में हंगामा किया है। उधर पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली से पंजाब और गुजरात तक भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने है और दिल्ली के लोगों के लिए एक जरूरी खबर, 1 अगस्त से मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जरूरी होने जा रहा है। साथ ही E20 पेट्रोल के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा है। दिल्ली में वोटर लिस्ट के SIR को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और अंत में दिल्ली की उमस और गर्मी के बीच बारिश ने लोगों को राहत दी है। तो आज का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि दिल्ली में क्या हुआ, सवाल ये है कि इन फैसलों और विवादों का असर आपकी जेब, आपके वोट, आपकी यात्रा और आपके शहर पर क्या पड़ेगा। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति को नया नेतृत्व मिल गया है। भाजपा पार्षद सत्या शर्मा लगातार दूसरी बार स्थायी समिति की अध्यक्ष चुनी गई है। वहीं भाजपा के ही पार्षद सत्यपाल सिंह उपाध्यक्ष चुने गए। दोनों का निर्वाचन निर्विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि स्थायी समिति में भाजपा के पास 2/3 बहुमत है और आम आदमी पार्टी ने इस बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। लेकिन चुनाव निर्विरोध होना इस खबर का सबसे बड़ा हिस्सा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है अब सत्या शर्मा का विजन क्या होगा। निर्वाचन के बाद उन्होंने अगले वर्ष के लिए अपने 5 बड़े लक्ष्य सामने रखे हैं। इसे उन्होंने 5S विजन बताया है। पहला, स्वच्छ दिल्ली, दूसरा, स्वस्थ दिल्ली, तीसरा, शिक्षित दिल्ली और चौथा, सुशासन और 5वां, सशक्त एमसीडी। अब यहाँ दिल्ली के लोगों के लिए असली बात ये है कि ये 5 शब्द जमीन पर कैसे दिखाई देंगे, क्योंकि दिल्ली में आज भी सबसे बड़ी शिकायतों में सफाई, कूड़ा, स्वास्थ्य, सड़क और नगर निगम की कार्य प्रणाली शामिल है। सत्या शर्मा ने कहा है कि अगर दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हटने के बाद नया कूड़ा जमा होता है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे एमसीडी अधिकारियों की होगी। यानी अब सिर्फ पुराने कूड़े को हटाना पर्याप्त नहीं होगा, नई चुनौती होगी हर दिन निकलने वाले नए कूड़े का उसी गति से वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण। और इसी मुद्दे पर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने एमसीडी की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि अगर पुराने कूड़े को हटाने के बाद नया कूड़ा लगातार जमा होता रहा तो पुराने कूड़े के निस्तारण से हासिल पूरी उपलब्धि बेकार हो जाएगी। यही वह बिंदु है जहां दिल्ली की कूड़ा समस्या का असली संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ पुराने कूड़े के पहाड़ हटाने का अभियान, दूसरी तरफ रोजाना निकलने वाला नया कूड़ा। अगर नया कूड़ा उसी गति से जमा होता रहा तो दिल्ली फिर उसी समस्या में लौट सकती है। इसलिए आने वाले साल एमसीडी के लिए सिर्फ योजनाओं का नहीं बल्कि परिणाम दिखाने का साल होगा। लेकिन एमसीडी की स्थायी समिति की बैठक में आज सिर्फ नई अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, एक ऐसा आरोप भी लगा है जिसमें आम आदमी पार्टी ने करीब 500 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का आरोप लगाया है। एमसीडी के टोल टैक्स और ईसीसी कलेक्शन टेंडर को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। आपने आरोप लगाया है कि इस टेंडर में करीब 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। पार्टी ने मांग की है कि मौजूदा टेंडर तत्काल रद्द किया जाए और नए सिरे से ओपन टेंडर जारी किया जाए। सोमवार को स्थायी समिति की बैठक में आप पार्षदों ने अपने नेता प्रवीण कुमार की अगुवाई में इस मुद्दे पर हंगामा किया। अब यहाँ सवाल सिर्फ राजनीतिक आरोप का नहीं है, क्योंकि टोल टैक्स और ईसीसी यानी पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क से जुड़ी व्यवस्था का सीधा संबंध एमसीडी के राजस्व से है। अगर विपक्ष का आरोप सही है तो सवाल उठेगा कि निगम को कितना नुकसान हुआ, और अगर आरोप गलत है तो भाजपा को सामने आकर पूरी प्रक्रिया और टेंडर की पारदर्शिता स्पष्ट करनी होगी। यानी स्थायी समिति की नई अध्यक्ष के सामने पहला राजनीतिक दबाव भी यहीं से शुरू हो गया है।
एक तरफ उन्हें एमसीडी के कामकाज को गति देनी है, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगा रहा है। अब एक जरूरी खबर दिल्ली की महिलाओं के लिए। 1 अगस्त से मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होने जा रहा है। इस कार्ड की खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ बस यात्रा तक सीमित नहीं रहेगा। डेबिट कार्ड फीचर के साथ इसका इस्तेमाल मेट्रो, नमो भारत और दुकानों में भुगतान के लिए भी किया जा सकेगा। यानी ये सिर्फ मुफ्त बस यात्रा का कार्ड नहीं होगा, बल्कि एक मल्टीपर्पज स्मार्ट कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन महिलाओं के पास अभी तक पिंक सहेली कार्ड नहीं है, उन्हें इसे बनवाने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि 1 अगस्त से व्यवस्था बदलने जा रही है। इसलिए जिन महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का लाभ मिलता है, उनके लिए ये बदलाव सीधे तौर पर महत्वपूर्ण है। दिल्ली में लावारिस और आक्रामक कुत्तों की बढ़ती समस्या लंबे समय से चर्चा में है। अब एमसीडी ने इससे निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। द्वारका सेक्टर 29 में आधुनिक डॉग शेल्टर होम बनाया जाएगा। इसकी क्षमता करीब 1500 कुत्तों को रखने की होगी। परियोजना का शिलान्यास मंगलवार को उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू करेंगे। अब इस खबर का सीधा संबंध दिल्ली की उन कॉलोनियों से है जहां लोगों को आवारा और आक्रामक कुत्तों की समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ 2 सवाल भी हैं। पहला, क्या ये शेल्टर होम वास्तव में दिल्ली की समस्या का समाधान कर पाएगा? और दूसरा, क्या सिर्फ कुत्तों को शेल्टर में रखने से समस्या खत्म होगी या नसबंदी, टीकाकरण और वैज्ञानिक प्रबंधन की व्यवस्था भी साथ साथ मजबूत करनी होगी? यानी 1500 कुत्तों के लिए शेल्टर बनना एक शुरुआत है, लेकिन दिल्ली की समस्या का समाधान तभी होगा जब पूरी व्यवस्था लगातार और वैज्ञानिक तरीके से काम करे। दिल्ली में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आपका आरोप है कि दिल्ली के गांवों और अनधिकृत कॉलोनियों में करीब 50% लोगों तक एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं पहुंचा है। वहीं चुनाव आयोग का दावा है कि 99% से ज्यादा फॉर्म बांटे जा चुके हैं। अब यहीं से विवाद शुरू होता है। अगर लोगों को फॉर्म मिला ही नहीं तो वे उसे भरकर वापस कैसे करेंगे? आप नेताओं का आरोप है कि कई इलाकों में बड़ी संख्या में फॉर्म अभी भी बीएलओ के पास पड़े हैं। बुराड़ी के विधायक संजीव झा ने कुछ बूथों के आंकड़े भी सामने रखे। उनके अनुसार कुछ बूथों पर कुल मतदाताओं की संख्या के मुकाबले केवल 30 से 35% फॉर्म ही जमा हुए हैं। आपका आरोप है कि बड़ी संख्या में लोगों को शिफ्टेड दिखाकर उनके वोट काटे जा सकते हैं। विशेष रूप से किराएदारों को लेकर चिंता जताई गई है, क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग किराए पर रहते हैं और समय समय पर अपना मकान बदलते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दिल्ली में वोटर लिस्ट को साफ करने की प्रक्रिया चल रही है या फिर बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम भी प्रभावित हो सकते हैं? ये विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा हो सकता है। अब बात उस मुद्दे की जिसने दिल्ली की राजनीति को एक बार फिर पंजाब और गुजरात तक पहुंचा दिया है। पेपर लीक के आरोपों पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई शुरू हो गई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर सवाल उठाए हैं जिसमें उन्होंने पंजाब में पेपर लीक से इनकार किया है। हर्ष मल्होत्रा का कहना है कि अगर पंजाब में फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा या इससे पहले कोई पेपर लीक नहीं हुआ था तो आरोपों को खारिज करने में 15 से 18 दिन क्यों लग गए। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि ये अपनी सरकार को बचाने के लिए किया गया आफ्टर थॉट है। अब आम आदमी पार्टी ने भी भाजपा पर पलटवार किया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ। उनका दावा है कि कुछ छात्रों ने स्मार्ट पेन के जरिए नकल करने की कोशिश की थी और उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया। आपका आरोप है कि भाजपा शासित राज्यों में लगातार पेपर लीक हो रही है। वहीं भाजपा इस दावे को खारिज कर रही है, यानी पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ एक परीक्षा या एक राज्य तक सीमित नहीं रह गया है, ये चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। और इसी बीच आम आदमी पार्टी ने गुजरात में एक और पेपर लीक का आरोप लगाते हुए भाजपा पर हमला बोला है। आपका दावा है कि गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में 3rd ईयर की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों पर भाजपा का पक्ष भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब देश में युवाओं के लिए पेपर लीक सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं है, ये उनके भविष्य, नौकरी और वर्षों की मेहनत से जुड़ा सवाल है। E20 पेट्रोल को लेकर विवाद अब दिल्ली के सड़कों से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर तक
पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी ने 1 अगस्त को दिल्ली में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 आयोजित करने का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस टाउन हॉल में विशेषज्ञ, वाहन मालिक और E20 में रुचि रखने वाले लोग अपने विचार रखेंगे। पार्टी का आरोप है कि E20 के कारण गाड़ियों की माइलेज और प्रदर्शन पर असर पड़ रहा है। वहीं दिल्ली के ट्रांसपोर्ट संगठन 4 अगस्त को E20 ईंधन के खिलाफ संसद मार्च निकालने की तैयारी कर रही हैं। उनकी मांग है कि E20 को एकमात्र विकल्प के रूप में न थोपा जाए और लोगों को दूसरे विकल्प भी दिए जाएं। यानी अब E20 को लेकर 3 स्तर पर विरोध दिखाई दे रहा है: वाहन मालिक, ट्रांसपोर्ट संगठन और राजनीतिक दल। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से इस मुद्दे पर एकजुट होने की भी अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी इस मुद्दे को बड़ा बनने से पहले हल करने की अपील की है। आने वाले दिनों में E20 दिल्ली की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को लेकर की गई आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजे गए हैं। पुलिस ने फर्जी दावों को लेकर लोगों को सतर्क भी किया है। ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब किसी भी बड़े प्रदर्शन के बाद सड़क पर हुए घटनाक्रम के साथ साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई सामग्री भी जांच के दायरे में आ रही है। यानी प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी विवाद खत्म नहीं होता, उसके वीडियो, पोस्ट और दावे भी जांच का हिस्सा बन जाते हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने सीजेपी के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों की इंस्टाग्राम रील्स पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस रील्स को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए प्रदर्शनकारियों की भाषा और व्यवहार पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि इन रील्स ने उन्हें मानसिक रूप से आहत किया है। ये मामला भी सोशल मीडिया और राजनीतिक प्रदर्शनों के बीच बढ़ती टकराहट को दिखाता है। आज किसी आंदोलन की तस्वीर और वीडियो कुछ ही मिनटों में पूरे देश में पहुंच जाती हैं। इसलिए प्रदर्शनकारियों का व्यवहार और सोशल मीडिया पर उनका कंटेंट भी आंदोलन की छवि को प्रभावित करता है। दिल्ली NCR में सोमवार को हुई बारिश ने लंबे समय से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। लेकिन दिल्ली की बारिश की कहानी हमेशा की तरह 2 हिस्सों में बटी रही। जहां एक और लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं दूसरी ओर कुछ इलाकों में जल भराव और हल्के जाम की स्थिति बनी। यानी बारिश दिल्ली के लिए राहत भी है और चुनौती भी। एक तरफ गर्मी और उमस से राहत, दूसरी तरफ सड़क, नाला और जल भराव की समस्या। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में कॉमनवेल्थ के 25 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता 2 अगस्त तक चलेगी और दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। उद्घाटन समारोह में परेड ऑफ नेशंस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भारतीय परंपरा की झलक देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि अलग अलग देशों और संस्कृतियों को जोड़ने का माध्यम भी है। दिल्ली के लिए ये आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजधानी एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी कर रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्र अब नौकरी खोजने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विद्यार्थियों से कहा है कि वे नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। दक्षिण जिला इनोवेशन शोकेस में विद्यार्थियों ने कई ऐसे प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए जिनका संबंध सीधे रोजमर्रा की समस्याओं से है, जैसे स्मार्ट कूड़ेदान जो कचरे को अलग कर सकता है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए दवा लेने का रिमाइंडर सिस्टम और संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए ड्रोन सिस्टम। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि अंबेडकर नगर के विद्यार्थियों के एक स्क्रीन केयर ऐप को देखकर एक उद्यमी ने 50,000 रुपए के निवेश की घोषणा की। यानी स्कूल के प्रोजेक्ट से स्टार्टअप तक का सफर शुरू हो सकता है और यही वह बदलाव है जिस पर अब शिक्षा व्यवस्था में जोर दिया जा रहा है। सिर्फ नौकरी पाने की तैयारी नहीं बल्कि समस्या पहचानना, समाधान बनाना और उस समाधान को रोजगार में बदलना। दिल्ली विश्वविद्यालय में NC-वेब में दाखिले के लिए पहली कट ऑफ आज जारी होगी। इसके साथ ही दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू होगी। दूसरी महत्वपूर्ण खबर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से जुड़ी है। अब 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा कर चुके छात्रों को 1 वर्षीय PG पाठ्यक्रम करने का अवसर मिलेगा। ये व्यवस्था इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू होगी। कॉमर्स, राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिंदी और संस्कृत जैसे विषयों में 1 वर्षीय PG पाठ्यक्रम किया जा सकेगा। यह उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव है जो 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने के बाद कम समय में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करना चाहते हैं।
26 दिनों के उपवास और आंदोलन के समापन के बाद राष्ट्र सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सोमवार को राजघाट पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वह एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। दिल्ली की आज की सबसे बड़ी तस्वीर। तो आज की दिल्ली को अगर एक तस्वीर में समझे तो कई बड़े बदलाव एक साथ दिखाई दे रही हैं। एमसीडी में भाजपा का नेतृत्व और सत्या शर्मा के सामने 5 बड़े लक्ष्य। कूड़े के पहाड़ हटाने के बाद नया कूड़ा रोकने की चुनौती, आवारा कुत्तों के लिए 1500 क्षमता वाले शेल्टर की तैयारी, टोल टैक्स टेंडर पर 500 करोड़ के आरोप, वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद, पेपर लीक पर भाजपा और आम आदमी पार्टी की सीधी लड़ाई, E20 पेट्रोल पर आंदोलन और दूसरी तरफ बारिश से राहत, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता और स्कूलों में नई इनोवेशन की उम्मीद। यानी दिल्ली में आज सिर्फ खबरें नहीं बदली, दिल्ली में प्रशासन, राजनीति और आम आदमी पार्टी के बीच कई नई बहस शुरू हुई है। अब देखना ये होगा कि स्थायी समिति का नया नेतृत्व अपने 5S विजन को जमीन पर कितना उतार पाता है। क्या कूड़े के पहाड़ हटने के बाद नया कूड़ा सचमुच रुक पाएगा? क्या E20 का विवाद और बड़ा आंदोलन बनेगा? क्या SIR को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान होगा? और क्या दिल्ली के युवा नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन पाएंगे? ऐसी ही दिल्ली की बड़ी खबरों और उनके असर को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, क्योंकि दिल्ली की खबर तभी पूरी होती है जब उसका असर दिल्ली के लोगों तक पहुंचे।